हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 8 वायु गुण संगठन एवं उपयोगिता। यानी कि आज हम वायु के विषय में पढ़ेंगे। वायु में कौन कौन से गुण होते हैं, उसके संगठन क्या है, उसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं, इसके विषय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वायु हमारे चार ओर विद्यमान है। वायु बहुत सी गैसों का मिश्रण है। हम इसे देख या चख नहीं सकते, केवल इसका अनुभव किया जा सकता है। यानी कि वायु जो है वो हमारे चारों तरफ वायुमंडल में उपस्थित है और उसके अंदर बहुत सारी गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। इनको केवल हम अनुभव कर सकते हैं, ना ही उसको देख सकते हैं, ना ही उसको चख सकते हैं। सभी जीवधारियों के जीवन के लिए वायु आवश्यक है और जितने भी जीवधारी इस पृथ्वी पर जीवित हैं या मृत हैं, उन सभी के लिए वायु क्या है, जरूरी है। इसके अभाव से जीव जंतु, मानव, वनस्पति का जीना संभव नहीं है। वायु का उपयोग केवल श्वसन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसके कुछ और भी अन्य कार्य हैं जिनके लिए किया जाता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं वायु के कौन कौन से गुण होते हैं। तो वायु के कौन कौन से गुण होते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्रियाकलाप पढ़ेंगे, उस क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शीशे के गिलास के अंदर तली में एक सूखा रुमाल सटा कर रखें ताकि गिलास उल्टा करने पर वह बाहर ना निकले। गिलास को उल्टा करके पानी से भरे बर्तन में सीधा डुबोएं और गिलास को बाहर निकालकर अंदर से रुमाल को देखें। मतलब एक गिलास लेते हैं और गिलास के अंदर तली में एक रुमाल रखते हैं और रुमाल रखने के बाद उसको पानी से भरे एक बर्तन में उल्टा करके सीधा डुबो देते हैं और उसमें हम देखते हैं कि क्या रुमाल गीला होता है या नहीं। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। सोचो सूखा रहने का क्या कारण है। अब रुमाल तो सूखा रह गया, लेकिन सोचो ऐसा क्यों हुआ। अब पुनः इस क्रिया को दोबारा करते हैं। तो पुनः गिलास को उल्टा करके पानी के बर्तन में डुबोएं। गिलास को धीरे धीरे टेढ़ा करें। टेढ़ा करने पर क्या होता है, पानी के बुलबुले निकलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि गिलास में वायु है, जिससे गिलास के अंदर पानी नहीं जा पा रहा है। इस कारण से रुमाल सूखा रह जाता है और उस वायु ने गिलास के स्थान को घेर रखा था। मतलब इससे लगता है कि वायु स्थान घेरती है। मतलब वायु के अंदर क्या होता है, स्थान होता है। अब बात आती है क्या वायु में भार होता है। तो चलिए देखते हैं। तो किसी गुब्बारे को फुलाने पर उसका आकार बढ़ जाता है। ऐसा कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। इसी तरह वायु का उपयोग स्कूटर, साइकिल, कार आदि की ट्यूब फुलाने में भी किया जाता है। तो क्या वायु में भार भी होता है, आइए इसे भी हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानते हैं। तो सरकंडे की एक लकड़ी लें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये लकड़ी सरकंडे की है। दो एक जैसे बड़े गुब्बारों में हवा भरकर चित्रानुसार धागे से बांधे और उसको हमने ऐसे चित्रानुसार धागे से क्या करें, बांध दे। तुला बनाने के लिए डंडी के बीच में धागा बांध दें और तुला मतलब तराजू बनाने के लिए बीच में एक धागा बांध दें। अब करना क्या है, एक गुब्बारे के ऊपरी सिरे में सुई से छेद करें। यानी कि अब चित्र नंबर 2 में दिखाया गया है कि इसमें हम क्या करेंगे, छेद कर देंगे। छेद करने पर क्या होता है, छेद करने पर क्या होता है, तुला में छेद किया हुआ गुब्बारा का सिरा ऊपर उठ जाता है। मतलब जैसे ही हमने तुले में छेद किया, एक गुब्बारे में छेद किया और गुब्बारा एकदम से ऊपर उठ गया। इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि गुब्बारे में वायु निकल जाने पर इस गुब्बारे का भार कम हो जाता है और इसमें डंडी ऊपर की ओर उठ जाती है। मतलब इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु में भार होता है। ठीक है, वायु में क्या होता है, भार होता है। तो जैसे कि आपने सुना कि वायु में भार होता है, तो क्या वायु में दाब डालती है, क्या वायु दाब भी डालती है। तो आइए इसे भी हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक गुब्बारा लेकर उसमें हवा भरे। हमने एक गुब्बारा लिया जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और उसमें हवा भरी। इसमें और अधिक हवा भरते जाएं और जब तक इसमें हवा भरते जाएं जब तक ये गुब्बारा फट नहीं जाता। ऐसा कारण बताइए कि गुब्बारा फट क्यों जाता है। इसका मतलब क्या है कि गुब्बारे में अधिक वायु भरने से अंदर वायु का दाब अधिक हो जाता है, जिससे गुब्बारा फट जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम गुब्बारे के अंदर वायु भरते जाते हैं तो उसमें दाब जो है वो अधिक हो जाता है और जिसके कारण वो गुब्बारा फट जाता है। अब एक और क्रियाकलाप के माध्यम से जाने कि कांच की एक बड़ी बोतल लेकर उसमें आधा भाग तक पानी भरें। यानी कि हमने कांच की बड़ी बोतल ली और उसके अंदर आधा भाग तक पानी भरा। 2 छेद वाली डार्ट से इसका मुंह बंद करके इसमें पतली नली या कोल्ड ड्रिंक की 2 पाइप डालें। यानी कि इसमें इसके जो ढक्कन है, इस ढक्कन के अंदर 2 छोटे छोटे छेद करें और इसमें 2 पाइप डाल दें। एक नली को
पानी के अंदर तक, दूसरी नली को पानी के ऊपर रखें। यानी कि अब एक नली को पानी के अंदर तक डुबोना है, जबकि दूसरी नली को पानी के हल्का सा ऊपर तक छोड़ देना है। पानी के ऊपर वाली नली में बाहर से हवा फूंकें। अब पानी के ऊपर जो नली है उसमें हल्की सी बाहर से हवा फूंकें, तो देखते हैं क्या होता है। हवा फूंकने पर क्या प्रभाव होता है, तो दूसरी नली से होकर पानी का फुहारा बहकर निकलता है। यानी कि अब अगर हम जैसे ही हवा पहले नली में फूकेंगे तो दूसरी नली से क्या निकलेगा, हवा का यानी कि पानी का फुहारा निकलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो बोतल के अंदर वायु दाब अधिक हो जाने के कारण दूसरी नली से पानी बाहर निकलने लगता है। इसका मतलब वायु दाब डालती है। मतलब जैसे ही हमने पहली नली से वायु फूकी और दूसरी वायु से पानी बाहर निकलना शुरू हो गया, तो इसका कारण क्या है कि वायु जो बोतल है, बोतल के अंदर वायु का दाब क्या हो गया, अधिक हो जाएगा, और जिसके कारण दूसरी नली से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु दाब डालती है। तो अब आती है वायु में कौन कौन सी गैसें विद्यमान है। तो अब देखें जरा वायु में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है, तो इसको भी हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। कि एक मोमबत्ती जलाकर रखें, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चित्र में एक मोमबत्ती को हमने जलाकर रखा। जलती मोमबत्ती के ऊपर कांच के गिलास को उल्टा रखकर देखें क्या होता है। अब हमने जैसे ही जलती मोमबत्ती पर कांच का एक उल्टा गिलास रखा तो हम देखेंगे अब होने क्या लगा, धीरे धीरे मोमबत्ती की ज्वाला कम हो जाती है। यानी कि अब धीरे धीरे जो मोमबत्ती है वो धीरे धीरे से उसकी ज्वाला कम होने लगेगी, वो बुझने की ओर चली जाएगी। गिलास को थोड़ा तिरछा करें, जैसे ही वो बुझने लगे गिलास को तुरंत थोड़ा तिरछा करें तो जलती मोमबत्ती पर क्या प्रभाव पड़ता है, मोमबत्ती की ज्वाला बढ़ जाती है। यानी कि जैसे ही उसके अंदर हवा पास होती है तो मोमबत्ती फिर से जलने लगती है। पुनः गिलास को उल्टा करके जलती मोमबत्ती को ढक दें और अब दोबारा से क्रिया करें, देखते हैं अब क्या प्रभाव पड़ता है। तो मोमबत्ती पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मोमबत्ती बुझ जाती है और मोमबत्ती इस बार क्या हो गया, बुझ गई। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायु में एक सक्रिय गैस ऑक्सीजन है जो जलने में सहायक होती है। इसका मतलब यह है कि जो वायुमंडल है हमारा, उस वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित होती है और जिसके कारण हमारी ये जो मोमबत्ती है वो जलती है। इसका मतलब क्या है कि वायु जो है ऑक्सीजन, वायु में एक सक्रिय गैस होती है ऑक्सीजन जो जलाने में सहायक होती है। तो वायु में ऑक्सीजन गैस होती है और यह पदार्थों को जलाने में सहायक होती है। इसे हम सांस लेने में भी प्रयोग करते हैं। नमी आर्द्रता की उपस्थिति में ऑक्सीजन की क्रिया से लोहे की बनी वस्तुओं में जंग लगना शुरू हो जाता है। यानी कि आर्द्रता यानी कि नमी यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही जो लोहे में जंग लगता है। एक क्रियाकलाप और लेते हैं। तो कांच की 2 गिलास में चूने का ताजा पानी भरे, यानी कि कांच के 2 गिलास में हमने चूने का पानी भरा। एक गिलास में एक नली द्वारा मुंह से हवा फूंके और एक गिलास में नली के द्वारा हमने उसके अंदर हवा फूंके। तो दोनों गिलासों के पानी में क्या अंतर दिखाई देता है। अब दोनों गिलासों के पानी में अंतर देखेंगे क्या होता है। तो नली द्वारा फूंकने वाले गिलास में पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, यानी कि जिसमें हमने हवा फूंकी थी उसका रंग दूधिया हो जाता है। ऐसा कारण है क्या है कि इसका रंग दूधिया हो जाता है। तो मुंह से फूंकी हुई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यानी कि जब हम मुंह से वायु फूंकते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जिससे पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। यानी कि हमने अभी जाना कि वायु में ऑक्सीजन गैस होती है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। अब बात करते हैं वायु में और क्या क्या होता है। तो आइए इसको भी देखते हैं। इसको भी एक नए क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे। तो एक गिलास लेकर उसमें बर्फ के टुकड़े डालें। एक गिलास लिया और उसके अंदर हमने छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े डाल दिए। इसकी बाहरी सतह को सूखे कपड़े से पोंछ दें और जो बाहरी सतह है उसको हम सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं। थोड़ी देर बाद गिलास की सतह का अवलोकन करें। अब थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि गिलास की सतह पर जल की कुछ बूंदें आ जाएंगी। तो गिलास की बाहरी सतह पर क्या दिखाई देता है, तो गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो गिलास की सतह पर ये जल की बूंदें कहाँ से आ जाती हैं, तो वायु की जलवाष्प संघनित होकर गिलास की सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। यानी कि जो वायु के अंदर जो जल वाष्प होती है वो संघनित बन इकट्ठा हो जाती है और इकट्ठा होकर के जो गिलास है, गिलास की सतह पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देने लगता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु में जल वाष्प भी
होती है, यानी कि वायु में जल वाष्प भी होती है। आइए जाने कि वायु के संगठन में विभिन्न गैसों का प्रतिशत उनकी उपयोगिता क्या होती है, यानी कि जो वायु का संगठन है उसके अंदर विभिन्न गैसों की कितनी प्रतिशतता है और उनका क्या उपयोगिता है। तो ये जैसे कि एक डायग्राम दिखा रखा है, एक चित्र दिखा रखा है, इसके अंदर नाइट्रोजन की प्रतिशतता दे रखी है और ऑक्सीजन की प्रतिशतता दे रखी है और अन्य गैसों की प्रतिशतता यहाँ पर दिखाई गई है, जो चित्र में आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही होगी। तो इसके लिए हम इस डायग्राम का करते हैं। देखिए, तो वायुमंडल गैस और गैसों में प्रतिशत और प्रतिशत उसका उपयोग किस में प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन इसमें 78% देखने को मिलती है और ये इसका वृद्धि में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन 21% होती है, इसका श्वसन में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो 1% होती है वायुमंडल में और पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है और एवं अन्य गैस भी इसमें देखने को मिलती हैं। तो देखें जरा, तो वायु में विद्यमान गैसों का प्रतिशत चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि अभी हमने चित्र पढ़ा था। तो नाइट्रोजन गैस पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस जो है वो पौधों की वृद्धि करने में सहायक होती है। और हरे पौधे जैसे सूर्य के प्रकाश में जल एवं वायु की कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा शर्करा एवं स्टार्च भोजन बनाते हैं, यानी कि जो पौधे हैं वो सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसमें शर्करा एवं स्टार्च होता है, तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन छोड़ने के बाद श्वसन की क्रिया में मनुष्य, जंतु, पेड़ पौधे तथा ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि जो पेड़ अपनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं उनको मनुष्य, जीव जंतु आदि क्या करते हैं, वायु के रूप श्वसन के रूप में प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और मनुष्य और जीव जंतु दोनों कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इससे वायु की गैसों में संतुलन बना रहता है और धीरे धीरे इससे क्या होता है, वायु में संतुलन बना रहता है गैसों का। तो वायु की गैसों का और कहाँ प्रयोग होता है, यानी कि वायु की जो गैस है उसका प्रयोग और कहाँ करते हैं। तो ऑक्सीजन का प्रयोग ईंधन के जलाने में सहायक होती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो ईंधन को जलाने में सहायक होती है, ये भी हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में काम आती है। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक यानी कि रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है, जैसे यूरिया, यानी कि आपने जाना कि ऑक्सीजन गैस जो है वो जलने में सहायक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में काम आती है और नाइट्रोजन यूरिया बनाने में प्रयोग किया जाता है। हवा का उपयोग स्कूटर, साइकिल, कार, फुटबॉल आदि की ट्यूब तथा गुब्बारे फैलाने में भी किया जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु का उपयोग हम किन किन स्थानों पर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।